गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न का एक और चैप्टर जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से मेरा मतलब ये है कि जो हमारी लाइट है, ये जो लाइट सनलाइट आती है, या जो बल्ब से लाइट निकलती है, या जो कैंडल से लाइट निकलती है, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसमें ड्यूल कैरेक्टर होता है। ये फोटोनों से मिलकर बनती है। हाँ, जो लाइट होती है, किसी भी जगह से लाइट निकले वो फोटोनों से मिलके बनती है। और जो फोटोन में जो नेचर है वो दो नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर है और दूसरा वेव नेचर है। पहले फोटोन का पार्टिकल नेचर डिस्कवर हुआ था और बहुत दिनों तक ये माना गया कि लाइट हमारी वेव है, लेकिन फिर आइंस्टीन और प्लांक ने मिलकर ये खोज की कि जो लाइट है, किसी भी प्रकार की लाइट हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो या फिर वो इंफ्रारेड लाइट हो या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट हो, इसमें जो फोटोन होते हैं उनके अंदर दो नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वेव नेचर की खोज पहले हो गई थी और इसीलिए कहा जाता है कि फोटोन के पास एक डेफिनेट वेवलेंथ होती है, फोटोन के पास एक डेफिनेट एनर्जी होती है, फोटोन के पास एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है वेव नेचर होने की वजह से। और फोटोन में फिर बाद में खोज हुई कि फोटोन में मोमेंटम भी होता है, फोटोन में एनर्जी भी होती है, फोटोन में मोमेंटम भी होता है। तो फोटोन में जो मोमेंटम होता है, तो फिर मोमेंटम की वजह से ये माना जाने लगा कि फोटोन में पार्टिकल नेचर भी है और फोटोन के पार्टिकल नेचर की मदद से ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए। अगर ये तय ना हुआ होता कि फोटोन में वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है, तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा फेनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट को हम लोग रेडिएशन भी कहते हैं। तो जब हम रेडिएशन नाम लें तो समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की, या फिर विजिबल लाइट की, या फिर इंफ्रारेड लाइट की, या फिर रेडियो वेव की, या फिर माइक्रोवेव की, या फिर गामा रेस की, या फिर एक्स रे की। देखो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से, हाई एनर्जी से कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो गामा रेस की है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हमारे लिए अल्ट्रा हार्मफुल है। गामा रे के बाद बात आती है एक्स रे की, एक्स रे के बाद आती है अल्ट्रावायलेट की, उसके बाद बात आती है विजिबल की, उसके बाद बात आती है इंफ्रारेड की, उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये इतनी जो आपको मैंने नाम बताया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो फोटोनों से मिलकर बनते हैं और फोटोन में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग फोटोन के एनर्जी के बारे में, फोटोन के मोमेंटम के बारे में, फोटोन के मूविंग मास के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग फोटोन की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फोटोन के अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, खासकर पार्टिकल नेचर को लेकर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि फोटोन जब किसी सरफेस पर गिरते हैं तो फोर्स लगाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, हीट पैदा करते हैं। तो ये सब कैसे क्या होता है, क्या फार्मूले इस्तेमाल होंगे, या एक जो पॉइंट सोर्स है उससे कितने फोटोन पर सेकेंड निकलते हैं, हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे। और चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेव। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। देखिए, एक मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर रहते हैं और आमतौर पर अपने आप बाहर नहीं आते हैं। ये एक मेटल सरफेस अगर तुम मान लो तो इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अपने आप इस सरफेस से बाहर नहीं आते हैं। अगर बाई चांस कभी कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आने भी लगता है, उसको कहीं से एनर्जी मिल जाती है, मान लीजिए हीट वगैरह मिल जाती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आ भी जाता है तो उसके बाहर आते ही मेटल की जो सरफेस होती है, इसके बाहर आते ही मेटल की सरफेस जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन के बाहर आते ही मेटल की सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये देखिए, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्यों?
क्योंकि जब किसी मेटल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर आते ही ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जो इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेती है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपने आप कभी भी मेटल की सरफेस को छोड़ नहीं पाता। अगर हम चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन परमानेंटली बाहर आ जाए, वापस ना गिरे, तो हमें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या हो, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो निकले उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो, जो इलेक्ट्रॉन निकले उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो मेटल के पॉजिटिव हो जाने के बावजूद भी खिंच ना पाए, मेटल के पॉजिटिव हो जाने के बावजूद भी वापस खिंच ना पाए, बल्कि स्केप कर जाए। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो पाया, इलेक्ट्रॉन एमिट तो हुआ लेकिन वापस गिर गया। क्यों वापस गिर गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलते ही मेटल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और मेटल की सतह या पूरी मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो गई, जिसने इलेक्ट्रॉन को वापस अपने पास खींच लिया। तो ये स्केप नहीं कर पाया। अगर हम मतलब अपने आप स्केप नहीं कर पाता है, अपने आप कभी स्केप कर भी जाए तो वापस गिर जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से परमानेंटली बाहर आ जाए, तो हमें उसको एक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी के बारे में अभी हम बात करेंगे कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में कि अपने आप इलेक्ट्रॉन एमिशन नेचुरली नहीं होता, हमें बाहर से कोई ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है ना, अब आ जाइए बात करेंगे किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी दे दें, मिनिमम कितनी एनर्जी दे दें कि वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए, है ना, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इस मेटल का वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ध्यान से सुनना बात को, वर्क फंक्शन को ही हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल भी कहते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो हम इलेक्ट्रॉन को जब देख पाएंगे तब इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर आ पाएगा, और उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं मेटल का वर्क फंक्शन। कहने का मतलब है कि वर्क फंक्शन जो शब्द है उसका संबंध मेटल से है। ठीक है ना, अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। वर्क फंक्शन को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 भी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज है, मेटल का वर्क फंक्शन या मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी एनर्जी दे दें कि वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए, उस मिनिमम एनर्जी को मेटल का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है ना, आइए अब बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रॉन आमतौर पर अपने आप मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं आ पाता, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और फिर हम लोगों ने ये सीखा कि हमें उसे मिनिमम जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। और हमने फिर ये भी सीखा कि अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, एल्कली मेटल का अलग होगा, एल्कली मेटल में सीजियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा। मतलब एल्कली मेटल की बात करें तो एल्कली मेटल में भी सीजियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा और सोडियम का अलग होगा। यानी कि मेटल जैसे ही बदल जाएगी उसका वर्क फंक्शन भी डिफर कर जाएगा। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। देखो लिखा हुआ हेडिंग में टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इस चैप्टर की पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन बेसिकली 4 प्रकार से कराया जा सकता है। पहले का नाम है थर्माइनिक एमिशन, दूसरे का नाम है फील्ड एमिशन, तीसरे का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और चौथे का नाम है सेकेंडरी एमिशन। देखिए, थर्ड टाइप का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और चौथे टाइप का नाम है सेकेंडरी एमिशन। ये 4th टाइप है। ये देखिए, ये 4th टाइप है। नंबर नहीं पड़ा है, उसको डाल के ही आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इनको बुकलेट मिल गई है, वो नंबर डाल लें।
फोर्थ टाइप। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्माइनिक एमिशन की, फिर बात करेंगे फील्ड एमिशन की, फिर बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और फिर आखिरी में बात करेंगे सेकेंडरी एमिशन की। आराम से देखिए चीज़ों को। सबसे पहले कौन सा एमिशन बताया हमने? थर्माइनिक एमिशन। हम किसी मेटल को बर्नर से हीट अप करेंगे, ठीक है ना। एक बर्नर लेकर उसको हम फायर करेंगे और बर्नर की फायर से हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे, मतलब एनर्जी देंगे, और जिसकी वजह से ये इस मेटल की सरफेस से बाहर निकलने लगेंगे। इस प्रकार के एमिशन को हम लोग क्या कहते हैं? थर्माइनिक एमिशन कहते हैं। थर्माइनिक एमिशन आमतौर पर डायोड और ट्रायोड में देखने को मिलता है, जिसमें एक मेटल की प्लेट होती है, प्लेट के नीचे एक फिलामेंट लगा होता है। बहुत आराम से बात समझिएगा, क्योंकि जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप रटेंगे तो आप हर घंटे भूलेंगे। इसलिए समझते हुए पढ़िएगा तो याद रहेगा। तो ये एक प्लेट होती है और यहाँ पर एक कैथोड होता था। ये अब आपके कोर्स में नहीं है ना। थर्माइनिक एमिशन तो कोर्स में है, एनसीईआरटी में दिया हुआ सबसे पहले। चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से हो रही है, थर्माइनिक एमिशन से हो रही है। लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हैं, डायोड, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो हम यहाँ पर करंट फ्लो कराते हैं फिलामेंट में। हाँ, फिलामेंट, इसको हम लोग एफ कहते हैं। फिलामेंट में करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट की वजह से ये तंतु जो होता है हीटअप हो जाता है। टंगस्टन का रहता है, जैसे बल्ब गर्म हो जाता है वैसे ये फिलामेंट हीटअप हो जाता है। फिलामेंट की हीट से प्लेट गर्म होने लगती है। प्लेट गर्म होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉनों को थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी मिल जाती है, थ्रेशोल्ड के बराबर जब एनर्जी मिल जाती है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्लेट को छोड़ देते हैं। और फिर क्योंकि हम सर्किट ऐसा बनाए रखते हैं कि प्लेट पॉजिटिवली, कैथोड नेगेटिवली, प्लेट पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। चलो, हमने बैटरी को उल्टा लगा दिया है तो हम इसको भी पलट देते हैं। चलिए, तो अब हम इसे कैथोड कह दे रहे हैं और इसको हम लोग प्लेट कह दे रहे हैं। और प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों को वहाँ तक जाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और ये प्लेट जो है वो हाई पोटेंशियल पर है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं। ये लो पोटेंशियल कनेक्शन देखिए, ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, या पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है। तो ये करंट क्यों फ्लो हुआ? ड्यू टू द मोशन ऑफ थर्माइनिक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम लोग थर्माइनिक एमिशन के नाम से जानते हैं। यहाँ भी थर्माइनिक एमिशन शो किया गया है और यहाँ भी उसी को शो किया गया है। ये थोड़ा नॉन प्रैक्टिकल है और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल को लेकर मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इसके बाद देखिए, बात करेंगे फील्ड एमिशन की। तो फील्ड एमिशन कैसे होता है कि हम एक मेटल प्लेट के सामने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेटल की इस प्लेट पर एंट्री कराते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल की सरफेस पर पहुंचती है तो वो सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचती है। सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज ही क्लास में मॉर्निंग डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और आज ही ये बात भी डिस्कस हुई है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। समझते जाइएगा। देखिए, पहले भी कह रहा हूँ कि समझ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है ना। और इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और इसको QE वाले फार्मूले से फाइंड किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या होगा बताओ? E इंटू
ई हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई रखी जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी जाती है, ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचती है और इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार के एमिशन को हम लोग कहते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। ये एक सेकेंड टाइप का एमिशन हो गया। अब आ जाइए थर्ड टाइप के एमिशन में। थर्ड टाइप के एमिशन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि हम मेटल पर फोटोन गिराते हैं। फोटोन बहुत ही सूटेबल फोटोन होने चाहिए। सूटेबल फोटोन से मेरा मतलब है कि उनकी एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा और वेवलेंथ मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये सब बातें आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल तुम इतना समझ लो, इसको अभी छोड़ो और इतना समझ लो कि ये फोटोन है और इनकी एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर गई तो जैसे ही ये फोटोन गिरेंगे अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे और उन इलेक्ट्रॉन को मेटल से निश्चित रूप से बाहर निकलवा देंगे। मतलब कोई बाय चांस की बात नहीं, डेफिनेटली बाहर निकलवा देंगे, बशर्ते कि वो इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाए। ऐसा ना हो कि वो एटम से टकरा जाए, आयन से टकरा जाए, ऐसा ना हो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ये चांस की बात है। लेकिन अगर टकरा गए तो निकलना या ना निकलना चांस की बात नहीं है। ये डेफिनेट है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जरूर और इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के नाम से जानते हैं। मतलब फोटोन गिराने और इलेक्ट्रॉन को निकलवा लेने की घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। और अब बात करते हैं सेकेंडरी एमिशन की। ये लास्ट टाइप का मोस्ट यूजेबल एमिशन है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि हम एक मेटल की सरफेस पर किसी दूसरे सोर्स से आते हुए इलेक्ट्रॉनों को गिराते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन हमने गिराए जिन्हें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब गिरे तो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉनों से टकरा गए और अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर कर दी। अगर प्रॉपर एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो अंदर वाले इन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ बाहर आ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 3 इलेक्ट्रॉन गिरे तो 3 ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं कि इनमें से किसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है और किसकी कम है। तो इनमें से जिसकी एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी वो टकरा कर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलवा सकेंगे, और जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलवा पाएंगे। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो हम लोग गिराते हैं उनको हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन्हें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम लोग सेकेंडरी एमिशन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को निकलवाने के 4 तरीके हैं। पहला थर्मोनिक एमिशन, दूसरा फील्ड एमिशन, तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और चौथा सेकेंडरी एमिशन। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 मेन वैरायटी के होते हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इन चारों में से हम लोगों को ये वाला इफेक्ट पढ़ना है डिटेल में। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिसकी खोज हर्ट्ज ने की थी, उन्होंने देखा, सबसे पहले तो देखो तुम ये समझो कि ये एक मेटल है, जैसे सीरियम हो सकता है या कॉपर या एल्युमिनियम हो सकता है। इसके अंदर कुछ गुण और लक्षण होंगे। पहली बात है इसका वर्क फंक्शन, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, और इसकी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी,
और इसकी एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। ये सब किसके हैं? ये सब मेटल की चीजें हैं। इनका गिरने वाले फोटोनों से कोई संबंध नहीं है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से कोई संबंध नहीं है। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? मेटल की प्रॉपर्टीज है। इनका गिरने वाले फोटोनों से कोई लेना देना नहीं है, इनको निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से भी कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये सब मेटल से रिलेटेड है और अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन पर सूटेबल फोटोन गिराएंगे, सूटेबल फोटोन का मतलब अभी अभी हम लोग एक बार दे चुके हैं, बहुत सारे फोटोन गिराते हैं हम लोग किसी अल्ट्रावायलेट सोर्स से, अल्ट्रावायलेट सोर्स ऑफ लाइट से हम अल्ट्रावायलेट फोटोन गिराते। खास बात ये होनी चाहिए कि इनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। इन फोटोनों की जो एनर्जी होनी चाहिए वो मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए मेटल की। हाँ, इन फोटोनों की फ्रिक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और इन फोटोनों की वेवलेंथ मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये कम वाली बात कहाँ से आ गई? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो जब फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होगी, ठीक है ना। ये हैं फोटॉन्स। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो ये तुम लोग कहाँ, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो ये फोटोन जब इस मेटल से टकराएंगे, अगर एटम से टकरा गए तो फोटोन की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आयन से टकरा गए तो भी वेस्ट हो जाएगी, वो नहीं निकल सकते, वो अंदर बंधे रहते हैं, स्प्रिंग नुमा फोर्सेस से आपस में बंधे रहते हैं, वो नहीं निकल पाते। निकलेंगे तो कौन निकलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो भी तब जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब। ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। मतलब एक बार बेसिक तुम समझ लो, उसके बाद हम पीडीएफ की हेल्प लेकर थोड़ा और स्पीड से करवा सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक सीख लिए जाएं। और बेसिक सीखने में पीडीएफ की हेल्प लेना सही नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएगा और मेरे दिमाग में बैठने से पहले ही वो स्किप कर जाएगा। तो इसको हम लोग पहले समझ रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के बहने से जो करंट बनता है उसे हम लोग फोटो करंट कहते हैं, जिसकी इसे हम लोग फोटो करंट कहते हैं। और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग सैचुरेशन फोटो करंट के नाम से जानते हैं, फोटो करंट। और इस फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग सैचुरेशन फोटो करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये डायग्राम जैसे याद रहेगा तो ये चैप्टर भी याद रहेगा। ये जो प्लेट है वो मेटल की होनी चाहिए, मेटल नहीं, लकड़ी से कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, प्लास्टिक से कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। जो जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक होगा वो सतह मेटल की होनी चाहिए। और मेटल में भी अगर एल्कली मेटल है तो सबसे बढ़िया बात है, और एल्कली मेटल में भी अगर सीजियम है तो बहुत ही बढ़िया है। सीजियम नहीं है तो पोटेशियम से काम चला लेंगे, पोटेशियम नहीं है तो लिथियम से भी काम चल जाएगा, लिथियम भी नहीं है तो सोडियम से काम चला लेंगे। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो सरफेस होना चाहिए वो मेटल का होना चाहिए। लकड़ी प्लास्टिक से नहीं होगा, कागज़ से नहीं होगा, दरी से चदरे से नहीं होगा, ठीक है ना। मेटल होना चाहिए। मेटल में भी अगर एल्कली मेटल है तो बढ़िया है, एल्कली मेटल है तो बहुत बढ़िया है। एल्कली मेटल में भी अगर सीजियम है तो हमारी पहली पसंद है। सीजियम नहीं हमारे पास अवेलेबल है तो हम पोटेशियम से काम चलाएंगे, वो भी नहीं है तो हम लिथियम, और अगर वो भी नहीं है तो हम सोडियम चॉइस करेंगे।
ये देखिए मेटल का, मतलब ये स्टार्टिंग में ही सब याद कर लो, मतलब बिल्कुल समझ के, तो बार बार बताना ना पड़े। ये मेटल की का वर्क फंक्शन है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब क्या हुआ कि कभी बाय चांस की बात है कि कुछ फोटोन गिराए गए और वो फोटोन ऐसे थे, वो फोटोन ऐसे थे जिनकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से कम थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी, और फ्रिक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम थी, और वेवलेंथ ऑब्वियसली जब फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, और ऐसे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। फोटोनों के गिरने से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी, सबसे पहले जो फेनोमेना देखा वो हर्ट्ज ने देखा, और ऐसे में फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनों से टक्कर के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन वहीं कहीं स्कैटर हो जाएगा। बहुत ध्यान से बात सुनिए, एक शब्द का महत्व है। वहीं कहीं स्कैटर हो जाएगा लेकिन सरफेस से बाहर नहीं। देखिए स्कैटर हो गया, एनर्जी पा गया तो हिलेगा डुलेगा तो है ही है, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा, ये बात है। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अब देखने की बात यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये सब हमने बुकलेट में लिखा हुआ, देखेंगे आपको समझ में सब कुछ आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा कम होंगे या बराबर होंगे नंबर ऑफ फोटोनों से। ज्यादा कैसे हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो 4 फोटोन गिरेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 फोटोन कोई गिरते तो ना है, गिरते हैं करोड़ों अरबों में फोटोन गिरते हैं। एक बल्ब से फोटोन निकलते हैं तो क्या 2 4 5 10 फोटोन होते हैं। वो फोटोनों का नंबर होता है 5 × 10⁻36, 5 × 10⁻30, 5 × 10⁻15, ऐसे इस नंबर में फोटोन गिरते हैं। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ फोटोनों से या तो कम होंगे या बराबर होंगे, क्योंकि कुछ फोटोन ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने की क्षमता नहीं रखते होंगे, तो उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। तो अगर इनका नंबर 10⁵ है तो इनका नंबर लेस देन और इक्वल टू 10⁵ हो सकता है, लेकिन इनका नंबर 10⁵ से ज़्यादा। अब ये याद कैसे रहेगा? तो याद ऐसे रहेगा कि 10 फोटोन गिरेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे निकल आएंगे। एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 फोटोन से 2 निकल सकते हैं, 3 फोटोन से 3 निकलेंगे या लेस देन 3 फोटोन से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या लेस देन 3 निकलेंगे। 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हद से ज़्यादा, या 10 से भी कम निकलेंगे, क्योंकि कुछ फोटोन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इस रूल को फॉलो नहीं कर पाती और वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता नहीं रखते हैं। इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनके चलने की वजह से जो करंट बहता है उससे हम लोग फोटो करंट कहते हैं। और इस फोटो करंट को रोकने के लिए मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल की प्लेट लगा दी थी। नेगेटिव पोटेंशियल की प्लेट लगा दी थी चलिए पूरा लिखने के बजाय हम इसको -V0 बोल दे रहे हैं। ये नेगेटिव लगा हुआ है, -V0 वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक देती थी, इसलिए इसको कहा गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये देखिए पूरा फेनोमेना हो गया। ये गिरने वाले इलेक्ट्रॉन सूटेबल हैं कि नहीं? हाँ सूटेबल हैं, इसीलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकल पाए हैं। इनके चलने से जो करंट बनता है उसको फोटो करंट कहते हैं,
और इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल्कन्स ने लगाया था, उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को उस नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वैल्यू का होता है, जैसे -10 वोल्ट या -10 मिली वोल्ट, ऐसा कुछ रहता है। अब ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइंड एनर्जीज हैं और गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी और गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी, दो बातें रहती हैं। मॉडर्न फिजिक्स में पहली बार कहा गया था इंटेंसिटी का मतलब है नंबर। जब पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की खोज हुई तो फोटोनों की इंटेंसिटी को क्या कहा गया? नंबर कहा गया। अच्छा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में भी दो बातें थी, एक तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उनका भी नंबर। तो डायग्राम ध्यान रखने की बात है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर गिरने वाले फोटोनों के नंबर पे डिपेंड करेगा। नंबर मतलब इंटेंसिटी, ये बात दिमाग में बहुत गहराई से बिठा लो। फोटोनों की इंटेंसिटी का मतलब है नंबर। मॉडर्न फिजिक्स में जब पार्टिकल फिजिक्स की खोज हुई, जब क्वांटम फिजिक्स की खोज हुई, मतलब पार्टिकल फिजिक्स की खोज हुई, तो इंटेंसिटी को नंबर के नाम से जाना जाता था। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर गिरने वाले फोटोनों के नंबर मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जो आमने सामने लिखे हैं वो डिपेंड करेंगे, जो क्रॉस में लिखे हैं वो डिपेंड नहीं करेंगे। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी मतलब नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगी। ये जो आमने सामने वो डिपेंडेंट हैं और जो क्रॉस में लिखे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करेंगे। और ये तो मैंने बता दिया है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो फोटो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होगा वो गिरने वाले फोटोनों के नंबर से या तो कम होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो कम ही होगा, और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हो गया तो बराबर होगा, पर ये नंबर कभी इस नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बेसिक्स बता दिए हैं। ये दोनों डायग्राम तैयार रखने हैं। ये सब समझने के बाद अब आप ये समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक को कंफर्म किसने किया था? हलवेच ने कंफर्म किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज जो है वो हर्ट्ज के नाम पे जाती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हर्ट्ज ने की और हेल्वेच ने कंफर्म किया कि नहीं, उनकी खोज सही है। हेल्वेच ने कंफर्म किया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना कौन से नियमों का पालन करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेगा? ये जो रूल्स दिए थे वो लेनार्ड और मिल्कन ने मिलकर दिए थे। लेनार्ड एंड मिल्कन ने मिलकर दिए थे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर आइंस्टीन आए, उन्होंने कहा कि हम एक्सप्लेन करेंगे, और उन्होंने प्लांक के साथ मिलकर पहले क्वांटम थ्योरी बनाई। बहुत साल लगे उसमें। जब क्वांटम थ्योरी बनी, क्वांटम थ्योरी का मतलब है कि ये जो लाइट हम देखते हैं इसमें वेव नेचर तो है ही है, पहले से मालूम था, लेकिन इसमें पार्टिकल नेचर भी है। ये जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। तो जब पार्टिकल नेचर की खोज उन्होंने कर ली तब वीडियो बन रहा है। जब पार्टिकल नेचर की खोज उन्होंने कर ली, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब पार्टिकल नेचर की खोज आइंस्टीन ने कर ली, प्लांक के साथ मिलकर वो खोज कर पाए। प्लांक क्वांटम थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया था, लेकिन प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बगैर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कभी ना कर पाते। तो एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने बाय द हेल्प ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी, जिसे पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रेडिएशन के वेव नेचर से कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जब तक रेडिएशन में वेव नेचर है ऐसा माना जाता रहा, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम लोग।
आइंस्टीन आए, उन्होंने प्लांक की क्वांटम थ्योरी के, मतलब अकेले आइंस्टीन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक्चुअली। आइंस्टीन ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी की मदद से, पार्टिकल थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कभी भी रेडिएशन के यानी कि लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ये सब जरूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सब कुछ बुकलेट में सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आइए हर्ट और हेल्वेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। ये दो डायग्राम दिमाग में रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रहेगा, ये दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा याद रहेगा। ये क्या होना चाहिए, ये मेटल होना चाहिए। मेटल में भी पहली चॉइस हमारी क्या है, एल्कली मेटल है। और एल्कली मेटल में भी सबसे अच्छा चॉइस हमारा है, हम सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे सीजियम को। वो नहीं होगा तो पोटेशियम मंगवाएंगे, वो नहीं होगा तो लिथियम, और अगर वो भी नहीं होगा तो हम सोडियम मेटल से काम चला सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पैदा करने के लिए सबसे सूटेबल जो है वो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन जिनको कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत सूटेबल है, क्योंकि ये सिंपल मेटल से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा देता है और एल्कली मेटल से तो खैर करा ही देता है। एल्कली तो बढ़िया होता ही है, सिंपल से भी करा देता है। लेकिन अगर हम विजिबल लाइट लेकर चलेंगे, जो ये लाइट हमारी है ये विजिबल लाइट है, इससे अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराएंगे तो हमारा ये मेटल एल्कली ही होना चाहिए। कॉपर एल्युमिनियम से ये विजिबल लाइट, कॉपर एल्युमिनियम जैसे मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे पाएगा। अल्ट्रावायलेट क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है वो सिंपल मेटल से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है और एल्कली से तो करा ही देगा। लेकिन जो विजिबल लाइट होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी कराएगी जब ये मेटल एल्कली मेटल हो, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए अल्ट्रा वायलेट लाइट जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाइए विजिबल, पहले ये सब तैयार करेंगे तब आगे सब कुछ अच्छे से आएगा। ये है हमारा विबग्योर, VIBGYOR, ये है विबग्योर विजिबल लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइट में इतनी कम एनर्जी होती है, ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है, ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है, ठीक है ना। उसके पहले आपका एक्स रेज है जिसको यहाँ ना ही लिखा जाए तो अच्छा है, उसके पहले गामा रेज है, उसको भी यहाँ ना लिखा जाए। एक्सरे और गामा रेज डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं, और ये जो रेडिएशन है वो डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। हमारी जो सनलाइट आ रही है उसमें ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके अंदर हाँ ये हमारी नेचुरल लाइट में ज़्यादा है, लेकिन कमी ये है कि ये सिर्फ एल्कली मेटल से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराएगी, और ये हमारी जो नेचुरल लाइट है उसमें प्लेंटी में है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इसके अंदर दम नहीं है। इसकी एनर्जी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होती है। इतनी कम एनर्जी से कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, चाहे एल्कली मेटल ही क्यों ना लेके देख लो। और इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी जो होती है वो लेस देन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, नहीं करा पाता है। और इसकी एनर्जी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा के रेंज की होती है, जिसकी वजह से ये सिंपल मेटल से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा देता है और एल्कली मेटल से भी करा देता है, ठीक है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराएगा तभी जब उसको एल्कली मेटल पर गिराया जाएगा। ये दोनों से, सिंपल मेटल, एल्कली मेटल, और ये किसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे पाएगा। कोई कह रहा है अगर हम ज़्यादा फोटोन गिरा दें, ज़्यादा नहीं, तुम ज़्यादा से ज़्यादा गिरा दो। ज़्यादा कम से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है एनर्जी से। एनर्जी ही नहीं है, और मेन यहाँ पे क्या चीज़ है बताओ, क्या मेन चीज़ लिखी हुई है। एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए। उसके अंदर वो गुण लक्षण नहीं है, इसलिए ये जो है वो किसी भी मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाता है, ठीक है ना। ये केवल एल्कली से करा पाता है, और इसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि वो सिंपल मेटल से भी करा देता है और
एल्कली मेटल से भी करा देता है। ये सब बातें बुकलेट में लिखी हुई हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हर्ट्ज ने देखा कि उन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर लिया और वैक्यूम चैम्बर के अंदर उन्होंने एक सेटअप लगाया। 2 मेटल की प्लेट ले ली और एक मीडियम लेवल की बैटरी उन्होंने ले लिया और इस बैटरी की मदद से उन्होंने एक प्लेट को एनोड और एक प्लेट को कैथोड की तरह डील किया। और उन्होंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी लगाया जिससे वो जान पाए कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर ही क्यों लगाया? क्योंकि ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के करंट को भी नाप सकता है। हमारा जो सिंपल एमीटर होता है वो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर वाली करंट को नहीं नाप सकता। हमारा जो सिंपल एमीटर होता है वो 1 एम्पियर में करंट जो होता है उसको नापता है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत छोटी करंट को भी नाप सकता है, इसलिए उन्होंने गैल्वेनोमीटर की हेल्प ली। कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई रीडिंग नहीं आई, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। यहाँ कुछ था ही नहीं, तो करंट के फ्लो होने के लिए चार्ज का सर्किट पूरा कराना जरूरी होता है। ये हुआ पहले, ठीक है ना। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया, इसी में बता दे रहे हैं। ये तो समझ लिया ना इतना कि अभी कोई करंट नहीं बह पाया। अब उन्होंने एक अल्ट्रा वायलेट सोर्स लिया जहाँ से अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही हो। उन्होंने ऐसा सोर्स लिया और यहाँ पर उन्होंने उस अल्ट्रा वायलेट लाइट को गिरवाया। अल्ट्रा वायलेट लाइट विजिबल नहीं होती, फिर भी उसको हम लोग लाइट बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग 3 लाइटें बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, यहाँ लिखा है अल्ट्रा वायलेट लाइट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड लाइट। लाइट तो तीनों को बोलते हैं क्योंकि लाइट से आती तीनों। सनलाइट जो आ रही है उसमें तीनों है ना। अल्ट्रा वायलेट कम है, विजिबल मीडियम है, मॉडरेट वैल्यू है, विजिबल के फोटोन मॉडरेट नंबर में है, अल्ट्रा वायलेट फोटोन कम है, और विजिबल फोटोन जो है वो ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। और जो इंफ्रारेड फोटोन है वो प्लेंटी में है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें ताकत इतनी नहीं है तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने अल्ट्रा वायलेट फोटोन इस पर गिराए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। ऐसा इसलिए कहा गया, इलेक्ट्रॉन दिखते तो है नहीं तो कैसे देख लेंगे, जब दिखते ही नहीं है तो कैसे देखेंगे। हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पहुंचे, और जब यहाँ पहुंचे तो सर्किट कंप्लीट हो गया। और जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट बहने लगा जिसे हम लोग फोटो करंट कहते हैं। इस करंट को हम लोग फोटो करंट कहते हैं। तो हर्ट्ज ने कहा कि आखिरकार यहाँ क्या पहुंचे होंगे जो करंट बहने लगा, यहाँ पर रीडिंग कैसे आने लगी, जो रीडिंग पहले नहीं आ रही थी, पॉइंटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, तो अब डिफ्लेक्शन कैसे होने लगा। तो उन्होंने अपनी बात कही कि निश्चित रूप से इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड पर पहुंचे और सर्किट कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आने लगा और करंट बहने लगा होगा। बिना करंट के गैल्वेनोमीटर में कभी डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। गैल्वेनोमीटर तक कुछ भी पास हो डिफ्लेक्शन नहीं होगा जब तक उससे चार्ज नहीं फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे, जब तक करंट नहीं बहेगा। इस करंट को नाम दिया गया फोटो करंट, और ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उनकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, जब थोड़ा बहुत ये होता ही था। ये हमेशा से होता रहा। एक साइंटिस्ट ने जो कहा बाकी सब बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप कोई खोज वोज नहीं कर पा रहे, खाली पीली बात कर रहे हैं, ये ऐसा, ये तो कहते ही थे। तो
हेलवेज ने इनकी हेल्प करी जरा। उन्होंने कहा देखिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उससे आपको पता लगेगा आपका एक्सपेरिमेंट थोड़ा कठिन है और लोग मानने को तैयार नहीं है आपकी बात। खोजिए तो आप ही ने किया है, लेकिन लोग आपकी बात मान नहीं रहे हैं। तो हम करते क्या हैं कि हम एक जिंक की नेगेटिव प्लेट ले लेंगे। जिंक की नेगेटिव प्लेट ले लेंगे, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है। नेगेटिव प्लेट मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उसमें, तभी तो वो नेगेटिव है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए अब मैं यहाँ पर अल्ट्रावायलेट फोटोन गिराने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट का सोर्स लिया और फोटोन गिराना स्टार्ट कर दिए। वो लगातार फोटोन गिराने लगे। यहाँ पे उन्होंने एक डिवाइस लगा के रखी थी जो इस प्लेट के चार्ज को नापती थी। प्लेट के चार्ज को नापने वाली चीज़ होती है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो वो किसी भी प्लेट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज बता देता है कि चार्ज ज़्यादा है कि कम है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा गोल्ड लीफ या चार्ज नापने वाला जो भी डिवाइस है वो मेरे एक्सपेरिमेंट शुरू करने के 10 सेकंड बाद क्या बता रहा है। तो लोगों ने कहा कि न्यूट्रल बता रहा है। तो उन्होंने कहा बताइए कैसे न्यूट्रल हो गया, बताइए। उन्होंने कहा बताइए कैसे न्यूट्रल हो गया। आप पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, इस एक्सपेरिमेंट को आप मानने को तैयार नहीं थे कि जो करंट आया, जो डिफ्लेक्शन आया वो इलेक्ट्रॉनों के यहाँ से वहाँ तक पहुँचने की वजह से आया। तो अब ये बताइए कि ये कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा देखिए ये न्यूट्रल हो गया। वो जो चार्ज निकाल बताने वाला डिवाइस था उसने बता दिया न्यूट्रल हो गया। और अभी कैसा चार्ज था उसके अंदर, नेगेटिव था। तो बताइए नेगेटिव कैसे न्यूट्रल हो गया। तो उन्होंने अब ये साबित हो गया कि जरूर यहाँ से जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, बोलो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे वो निकल गए, तभी तो न्यूट्रल हो गया। तो उन्होंने कहा कि अभी भी आपको बात समझ में नहीं आती है तो एक काम करिए, मेरा एक्सपेरिमेंट चालू रहने दीजिए। लोगों ने कहा ठीक है चालू रखिए। जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कुछ मिनटों तक और चालू रखा तो उन्होंने देखा कि इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो तो निकल ही गए, और फिर हाँ एक्सेस में से वो तो निकल ही गया, उसके बाद कुछ और भी निकल गए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉजिटिव चार्ज से कम हो गई और ये प्लेट कैसी हो गई बताइए, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ऐसा तभी हो सकता है, हाँ नेगेटिव चार्ज प्लेट न्यूट्रल और न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज तभी हो सकती है जब उस प्लेट से लगातार इलेक्ट्रॉन निकले। और ये इलेक्ट्रॉन निकले क्यों हैं, इन फोटोनों के गिरने की वजह से। इस प्रकार से हलवाच ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना को कंफर्म किया और हर्ट्ज की हेल्प की इस बात को लोगों से मनवाने में कि हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट सही है और ये खोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आ जाइए क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी। नहीं, हम लोग ड्यूल नेचर पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ी क्लासिकल भी पढ़ेंगे बीच बीच में। हालांकि मेनली हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। और कई बार हमने जैसा कि कहा कि जब हम रेडिएशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपका नाम मतलब होना चाहिए दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि चलते हुए फोटोनों का बंच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है, क्या कहलाता है, चलते हुए फोटोनों के इस गुच्छे को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। जब हम वेव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने लगते हैं। जब हम पार्टिकल थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहना स्टार्ट कर देते हैं। उसी चीज को हम दो नामों से बुलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी का मतलब होता था, ये देखिए ये रेडिएशन निकल रहा है, सोर्स से ये रेडिएशन निकल रहा है और हम यहाँ पर रेडिएशन की इंटेंसिटी को पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर तो हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट सोर्स से कितनी दूरी पर है। तो मालूम पड़ा कि r दूरी पर है, हाँ ये r है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगर निकालनी है रेडिएशन की तो ये माना जाता था कि यहाँ जो एनर्जी आ रही है पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि
एनर्जी अपॉन वो एनर्जी कितने टाइम में आ रही है, और ये सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इंटेंसिटी लिखनी हो तो ऐसे लिखा जाएगा, चाहे यहाँ लिखनी हो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, या पॉइंट ई पर, या जी पर, या एच पर, कहीं भी इस सरफेस पे कहीं भी इंटेंसिटी लिखनी है तो इस फॉर्मूले से लिखा जाता था। अच्छा, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर ऑफ सोर्स भी कहते हैं। पावर ऑफ सोर्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। इस जगह पे इंटेंसिटी निकालें तो पूरा सरफेस एरिया ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो सिर्फ इस तरफ नहीं निकल रही बल्कि हर तरफ निकल रही है। तो हम लिखेंगे कितनी एनर्जी यहाँ तक पहुँची, कितने टाइम में पहुँची, और इस पूरे का सरफेस एरिया क्या है। तो क्योंकि ये स्फेरिकल इन्वेलप है, पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल इन्वेलप बनेगा, और क्या, पॉइंट सोर्स से रेडिएशन सिर्फ प्लेन में थोड़ा निकलेगा, वो तो यहाँ ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, पीछे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे ऐसे ये सब जाएगा, स्फेरिकल इन्वेलप बनेगा। स्फीयर का सरफेस एरिया लिया जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वांटम यानी कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, मान लो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। हम बार बार अल्ट्रावायलेट की बातें जरूर कर रहे हैं क्योंकि तुमको तो पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल फोटोन है वो अल्ट्रावायलेट है, जो हमें फ्री में मिलते हैं, या फिर हम भाई बल्ब जलाएं, कैंडल जलाएं, ऐसा बल्ब जलाएं जिससे अल्ट्रावायलेट लाइट निकले, तो उसके लिए हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हमको सन से नेचुरल वे में ये रेडिएशन मिलते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये पॉइंट सोर्स है जो कि डी दूरी पर है, और ये अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स का सोर्स है। यहाँ पर गिरे फोटॉन्स तो यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी वजह से जो करंट बनेगा उसका नाम है फोटो करंट। गैल्वेनोमीटर लगाकर ये सब कंफर्म किया जाता था कि फोटो करंट बह रही है कि नहीं बह रही है। तो इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पहुँचे और फोटो करंट जनरेट हो गया। तो जो पार्टिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंग किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि सोर्स की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स एंड रीच टू एनोड। एनोड पर जितने गिरे वो बोलेंगे कि इनका जो नंबर है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। नहीं, ये पुरानी थ्योरी है, ये थ्योरी आज भी मानी जाती है, कोई डिस्कार्ड नहीं। ये वेव थ्योरी है, और ये जो आपको बता रही है ये पार्टिकल थ्योरी है, फोटोन थ्योरी है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस प्लेट पर जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसकी इंटेंसिटी जो यहाँ गिर रही है इसकी इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जो कि फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और जो फोटो करंट होगा वो डी स्क्वायर के इनवर्सली होगा, जहाँ पर जो डी है वो पॉइंट सोर्स और प्लेट के पॉइंट सोर्स और कैथोड के बीच की दूरी है। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन proportional to number of photon proportional to number of photoelectron emitted, number of photoelectron proportional to photocurrent
and which is inversely proportional to this square of distance between source and this electrode, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये इनइक्वलिटी तैयार कर लीजिए। यानी अगर इस दूरी को डबल कर दिया जाएगा, देखिए होता क्या है ना कि दूरी जब कम होती है तो जितने फोटोन निकलते हैं ज़्यादातर प्लेट से टकराते हैं, बाकी सब बर्बाद भी चले जाते हैं। ये देखिए ये फोटोन बर्बाद भी तो जा रहे हैं। और दूरी जितनी ज़्यादा होगी बर्बाद होने वाले फोटोनों की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी। दूरी जितनी ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रोड से टकराने वाले फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी। जब टकराने वाले फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगा तो फोटो करंट भी कम हो जाएगा। यानी कि ये जो फोटो करंट है वो डी स्क्वायर के इनवर्सली, ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर लिया, समझ लिया। ऐसा प्रूव भी किया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दो दूरियों पर अगर बनने वाली फोटो करंट को चेक किया जाए तो I1 by I2 विल बी इक्वल टू D2 by D1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल कई बार बन चुका। ठीक है, उसके बाद आइए बात करते हैं, एक बात और बात करेंगे कि फोटो करंट को हम लोग चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। तो चार्ज फ्लोड को हम लोग NE भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है पर सेकंड, जो नंबर निकल रहा है वो फोटो करंट अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये देखिए ये फार्मूला जो सबसे नीचे हम लोगों ने फाइंड किया है, ये उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जिसमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बराबर फोटो करंट अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये सब सवाल है, जरा ध्यान से देख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो वो बताया हमने क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ एनी सोर्स ऑफ रेडिएशन, और ये हमने बताया पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से। पार्टिकल थ्योरी का इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा, इसलिए इस चैप्टर में ये कम और ये ज़्यादा काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा सवालों में यूज होगा। और अब हम लोग बात करेंगे लेनार्ड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर क्या रूल्स दिए। जैसे कि हमने कहा था शुरुआत में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, कंफर्म्ड बाय हेल्वेज। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन लॉज को फॉलो करेगा, दैट लॉज वाज गिवन बाय लेनार्ड एंड मिलिकन, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी मतलब पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो लेनार्ड ने सबसे पहले और मिलकर सबसे पहले ये बताया कि जैसे ही फोटोन सरफेस पर गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन अगर निकलना होगा तो तुरंत निकलेगा, नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन 3 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद निकले या 3 माइक्रो सेकंड के बाद निकले, ऐसा नहीं होगा। फोटोन के गिरने से अगर फोटोन सुटेबल है, भाई ये तो शर्त हमारी लगी हुई है ना, सूटेबल तो होना ही चाहिए। जब सूटेबल ही नहीं होगा तो क्या करेगा, काम क्या करेगा। तो अगर फोटोन सूटेबल है और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है तो टकराते ही अपनी सारी एनर्जी एक फोटोन को दे देगा और वहां से तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी कि फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा। जैसे ही फोटोन गिरेगा, अगर फोटोन सुटेबल है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा भी गया, शर्तें बहुत हैं इसमें। फोटोन सुटेबल होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा भी जाना चाहिए, एटम आयन से न कहीं टकरा जाए। तो अगर फोटोन सुटेबल है, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आएगा, टाइम लैग नहीं होगा। यानी कि ये फेनोमेना एक इंस्टेंटेनियस फेनोमेना है। ये फेनोमेना एक इंस्टेंटेनियस फेनोमेना है।
यानी कि तुरंत का तुरंत होने वाला फेनोमेना, नहीं तो नहीं होगा। अगर फोटोन के गिरते ही इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, और आना हुआ तो तुरंत आएगा। और आना हुआ तब जब फोटोन सूटेबल है, फोटोन इस काबिल है और वो इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा भी गया। ठीक है, कहा था तुमसे कई बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिनको बहुत दिनों तक याद रखना है वो इस इनिशियल डायग्राम को याद रखें। नेनार्ड और मिल्कर ने कहा कि जैसे ही फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो तुरंत निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। वो निकलना कब होगा वो सब मैंने कई बार बोल दिया है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होगा वो गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी मतलब नंबर पे डिपेंड करेगा। यानी कि एनर्जी का संबंध एनर्जी से होगा, नंबर का संबंध नंबर से होगा। ऑप्शन में नंबर कम लिखा रहेगा, इंटेंसिटी ज्यादा लिखा रहेगा। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटोनों का नंबर, रेडिएशन की इंटेंसिटी मतलब फोटोनों का नंबर। तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर गिरने वाले फोटोनों के इंटेंसिटी यानी कि नंबर पे डिपेंड करेगा। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों का नंबर गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड कतई नहीं करेगा, ये इस पे डिपेंड कतई नहीं करेगा। ये नंबर बढ़ेगा तो ये नंबर बढ़ेगा, ये एनर्जी बढ़ेगी तो ये एनर्जी भी बढ़ेगी। ये किसके लिए बोल रहा है? फोटोनों के लिए, गिरने वाले फोटोनों के लिए। और ये किसके लिए बोल रहा है? निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए। और वो रोकने का फंडा अभी बाद में बताएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बाद में डिटेल में बात होगी, ठीक है ना। नेनार्ड ने कहा कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहता है तो उसकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो मेटल की वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, यानी कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ metal surface, and wavelength of photon should be less than wavelength of threshold wavelength of metal surface। उन्होंने कहा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का संबंध h न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या फिर hc बाई लैम्डा नॉट। न्यू नॉट इज इक्वल टू c बाई लैम्डा नॉट। और सवालों को लगाने के लिए उन्होंने बताया कि hc का मान 12375 अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल, ये एंगस्ट्रॉम में रखेंगे और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कम होता है सवालों में, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया है? ये हम लोगों ने मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिससे हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं, हम लोगों ने वही यहाँ पर सॉल्व किया है। ई नॉट, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन उन्होंने ये भी कहा कि अगर फोटोनों की एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो ये फिनोमेना होगा तो, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉनों को वापस खींच लेगा। इसलिए गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। उन्होंने ये भी बताया कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जो न्यूट्रल मेटल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन तुरंत वापस गिर जाता है
इसलिए इस कंडीशन पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। नहीं हो तो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर से खींच लिया उसने, फिर चला गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेंटेन नहीं हो पाया, खत्म हो गया। और अगर वो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकले और उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो और वापस गिरने ना पाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ही हो, बराबर भी ना हो। तो इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा और वापस नहीं गिरेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट तरीके से हो जाएगा। तो ये सारी बातें लेनार्ड ने बताई। अब आ जाइए आइंस्टीन पे आ जाइए। लेनार्ड और मिल्टन ने जो कहना था वो कह दिया कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन वो इस फेनोमेना को पूरी तरह बता नहीं पाए कि हुआ क्या। ये तो हो गया कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, निकल गया, थ्रेशोल्ड की बातें तो खूब हो गई, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी एनर्जी होगी, क्या इनका मोमेंटम होगा, इसके बारे में वो लोग ज़्यादा बात उस समय नहीं कर पाए। तो आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो सुनिए। उन्होंने कहा कि एक फोटॉन जैसे ही मेटल पर गिरता है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो वो फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। उन्होंने कहा कि एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक फोटॉन की एनर्जी दो इलेक्ट्रॉनों को देकर पूछवाया गया है कि दोनों फोटॉनों की एनर्जी क्या क्या होगी। हालांकि वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है। आइंस्टीन ने कहा कि एक फोटॉन एक बार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। फोटॉन जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एक ही टक्कर में अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा और अपनी सारी एनर्जी तुरंत उसको दे देगा और उसको बाहर निकलवा देगा। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि फोटॉन खत्म हो जाएगा। फोटॉन नया फोटॉन बन के बाहर नहीं निकलेगा। फोटॉन अपनी एनर्जी का थोड़ा पार्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। फोटॉन अपनी एनर्जी का सारी एनर्जी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को देगा और उससे कहेगा कि अगर मेरी एनर्जी तुम्हारे लिए पर्याप्त है तो तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। एक फोटॉन एक बार में एक इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा और अपने को खत्म भी कर लेगा। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन कंजर्व नहीं रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि 10 फोटॉन गिरेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 10 फोटॉन गिरेंगे तो 4 पूरी तरह से खत्म होकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा देंगे और बाकी फोटॉन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो गिरे तो 10 और निकले 6, 4 तो इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में ख़त्म कर लिया अपने को, बचे 6 वो टकरा कर जैसे बॉल गिरती है और टप्पा खा के निकल जाती है, वैसे वो अपनी थोड़ी एनर्जी लॉस करके नया फोटॉन बन के निकल गए। नया फोटॉन तो हो गई भैया, फोटॉन टकराएगा, सारी एनर्जी लॉस हो गई तो गया काम से, और थोड़ी एनर्जी लॉस हुई तो थोड़ी ही एनर्जी लॉस हुई तो निकलेगा फिर बाहर। तो जो बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी पहले से कम होगी तो नया फोटॉन नहीं होगा। नई एनर्जी मतलब नया फोटॉन, जो टकराए थे वो कोई दूसरे फोटॉन थे और जो निकल के बाहर आए वो कोई नए फोटॉन है। तो कुल मिला के गिरे तो थे 6, गिरे तो थे 10 और रहे बाद में घटना के पहले तो 10 थे और घटना के बाद 6 ही हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन कंजर्व नहीं रहेंगे। आइंस्टीन ने कहा, जो आइंस्टीन ने कहा उसका मैंने कुछ पार्ट तुमको अभी बता दिया है, और उन्होंने और क्या कहा वो अब आगे देखिए। उन्होंने कहा कि गिरने वाले फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो 2 तरीकों से इस्तेमाल होगी।
उसका एक पार्ट तो वर्क फंक्शन बनाने में खर्च हो जाएगा, वर्क फंक्शन बनाने में खर्च हो जाएगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन को अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका दूसरा पार्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन को की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो गिरने वाले फोटोन की जो एनर्जी होगी वो उसका एक पार्ट वर्क फंक्शन में खर्चा हो जाएगा और एक पार्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। वर्क फंक्शन के बारे में सब लोगों ने काफी बार बता ही रखा है, तो इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट, जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 1 2 3 7 5 अपॉन लैम्डा नॉट करेंगे। और जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वेवलेंथ को हर हालत में एंगस्ट्रॉम में, और जो वर्क फंक्शन आएगा वो किस यूनिट में आएगा बोलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मॉडर्न फिजिक्स हो या एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो, रेडियो एक्टिविटी कोर्स से हट गई है, अल्फा बीटा गामा एमिशन कोर्स से हट गया, नीट के सिलेबस में नहीं। न्यूक्लियाई है, लेकिन जो रेडियोएक्टिविटी का सवाल हमेशा से आता था वो इस बार हटा दिया गया। चलिए वो बात वहीं करेंगे जब वो बात करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब भी एनर्जी निकाली जाती है, ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जाती है और उस समय वेवलेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉम में रखी जाती है। फॉर्मूले को ध्यान रखिए। गलती से भी आप वेवलेंथ को मीटर में अगर रख देते हैं तो आप ऊपर ये नहीं लिखेंगे, नहीं फिर आप ऊपर ये लिख ही नहीं सकते। अगर आपने ये लिख दिया है तो नीचे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में और जो वर्क फंक्शन आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर आप वेवलेंथ को मीटर में लिखना चाहते हैं तो आप नए सिरे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। एच सी बाई लेमडा नॉट लिख लिए, एच का मान रखिए 6.67 इंटू 10⁻34, सी का मान रखिए 3 इंटू 10⁸ और लेमडा नॉट को रखिए मीटर में, तो आंसर आएगा जूल में। काम करिए तो पूरा एसआई में करिए, नहीं तो मॉडर्न फिजिक्स में एसआई में काम वाम होता नहीं, बता रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसे चलता है, नीचे जो वेवलेंथ रहती है वो एंगस्ट्रॉम में रहती है, जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इस प्रकार से आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी उसको सबने चकित कर दिया कि ये इन्होंने इतनी आसानी से कोई बात कह दी जो पहले कोई क्यों नहीं कह पा रहा था। आखिरकार इतनी इक्वेशन में क्या दिक्कत थी, कौन नहीं जानता कि यहाँ पर कुछ एनर्जी आई तो कुछ तुमको मिल गई, कुछ तुमको मिल गई। भाई यहाँ पे कुछ एनर्जी आई तो कुछ इस काम में खर्च हो गई, कुछ उस काम में खर्च हो गई, हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, ये इक्वेशन कोई बना ही नहीं पाया। एक्चुअली बात ये थी कि साइंस में एक दिक्कत है, साइंस में एक साइंटिस्ट किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहा है और अगर वो गलत डायरेक्शन में चला गया तो उसको वापस आने का चांस नहीं है, वो सुधार नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी थ्योरी दे दी कि मैंने ये कहना था फाइनली, 1 साल मत कहो, 3 साल मत कहो, 15 साल मत कहो, लेकिन जब कह दो एक बार और अगर वो गलत हो गई तो आप उसमें फिर कुछ नहीं कर, फिर दूसरा आएगा वो करेगा, क्योंकि आप अपना काम कर चुके, आपने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया और अगर वो गलत साबित हो गया तो आप उस पर रिवर्क नहीं कर सकते। ठीक है ना, मेन बात तो लोग इसीलिए बोल नहीं रहते कि एक बार बोल दिया फिर बोल नहीं पाएंगे। तो ये हो गया आपका एच न्यू और ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ऐसा आइंस्टीन ने कहा, और ये फोटोन की एनर्जी है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और फोटोन की एनर्जी सभी जानते हैं एच न्यू, गिरने वाले फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये आइंस्टीन की इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो हमें ये बता रहा है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो y बराबर mx प्लस c के जैसा बनेगा। मोस्ट फेमस ग्राफ है, कोई छोटा मोटा फेमस ग्राफ नहीं है, मोस्ट फेमस ग्राफ है इस चैप्टर का। गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी, बार बार गिरने वाले फोटोन ना बोलना पड़े, यही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में फोटोन ही गिरेगा और निकलेगा तो
इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, तो बार बार गिरने वाला फोटोन बोलने की जरूरत नहीं है। अब थ्रेशोल्ड की बात बार बार थ्रेशोल्ड ऑफ मेटल थ्रेशोल्ड ऑफ मेटल थ्रेशोल्ड ऑफ मेटल बोलने की बार बार बात नहीं है। थ्रेशोल्ड जो होता है मेटल का ही होता है, वर्क फंक्शन मेटल का ही होता है। थ्रेशोल्ड के लिए बार बार मेटल बोलना और फोटोन के लिए बार बार गिरने वाले और इलेक्ट्रॉन के लिए बार बार निकलने वाले, ये चैप्टर में बोलना जरूरी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सुनने वाले सुन लेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। फोटोन जो है वो गिर ही रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल ही रहे होंगे, और जो थ्रेशोल्ड वाली चीज़ें होंगी वो मेटल की होंगी। उसका ना गिरने वाले फोटोनों से लेना देना है, ना निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से लेना देना। वो मेटल की अपनी प्रॉपर्टी है, अलग अलग मेटल की अलग अलग वैल्यू होती है वर्क फंक्शन की। तो देखिए इंटरसेप्ट तो नेगेटिव होगा, जो वर्क फंक्शन के बराबर होगा, और जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये पॉइंट ओ मान लिया जाए और ये पॉइंट ए अगर मान लिया जाए, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप जो कि tan थीटा होगा, और tan थीटा बराबर W अपॉन ओ ए होगा, और जो स्लोप है वो h के बराबर है, प्लांक कांस्टेंट के बराबर है, तो W बाई ओ ए होगा। इस प्रकार से जो ओ ए पार्ट होगा वो W बाई एच होगा। और एक बार ध्यान रखने की बात है कि वर्क फंक्शन अपॉन प्लांक कांस्टेंट ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, H अपॉन W ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ये लिखा हुआ है। W बराबर H न्यू नॉट, यानी कि W और H का जो अनुपात होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल के बराबर होगा। यानी कि जो पार्ट OA है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जहाँ पर ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी को कट करेगा, ये ग्राफ जहां पर फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस को कट करेगा पॉइंट ए पर, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अगर यहाँ पर 500 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। ये सारी बातें हो गई। ये पार्ट पूछा जा चुका है कि OA की वैल्यू क्या होगी, तो वो W बाई एच होगी, यानी कि मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इससे सवाल खूब आता है बढ़िया तरीके से। यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन और बनाएंगे और आइंस्टीन की, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 बनाएंगे कल। ये पार्ट 1 आज हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और इसके न्यूमेरिकल जो ठीक इसके बाद दिए हुए हैं वो कल। H न्यू माइनस H न्यू नॉट, तो ये हो गया C बाई लेमडा, और ये हो गया C बाई लेमडा नॉट। तो HC को बाहर ले लिया जाए, तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। और अगर हमने HC को 1 2 3 7 5 रख दिया, ये समझ जाओ कि नीचे जो वेवलेंथ है उसे एंगस्ट्रॉम में रखना ही है, एंगस्ट्रॉम में रखना ही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में आनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। अगर कभी बदलना पड़े तो इसको हम लोग बदलेंगे। इससे सवाल हम लोग लगाएंगे, इससे ग्राफ बनाने में हेल्प मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, ग्राफ ज़्यादा आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हर मेटल के लिए सेम होगा।
क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो हर मेटल के लिए यही होगी, W सबका अलग अलग होगा, लेकिन न्यू के बगल में हमेशा H ही लिखा होगा, और न्यू के बगल में जो लिखा है y बराबर mx प्लस c, तो ये क्या बताइए, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ। स्लोप फिक्स है, देखिए h के बराबर है। तो यानी कि अगर हम दो मेटल के लिए ग्राफ बनाएं, एक सीरियम के लिए बनाएं और एक सोडियम के लिए बनाएं, सीरियम ज्यादा बढ़िया होता है, उसका वर्क फंक्शन कम होगा। मान लो कि ये है मेटल A और ये है मेटल B, और दोनों के लिए हम ये ग्राफ बनाना चाहते हैं। निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी और गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी, और किसी ने हमसे कह दिया कि A का वर्क फंक्शन ज्यादा दिखाना है किससे, A का वर्क फंक्शन कम दिखाना है मान लो B से, तो A का वर्क फंक्शन कम दिखा दो, B का वर्क फंक्शन ज्यादा दिखा दो। ये A हो गया और ये B हो गया, लेकिन स्लोप दोनों का सेम होगा। किसके बराबर होगा, प्लांक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी और गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा। दोनों ग्राफ हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होगा। तो ये चीजें हम लोगों ने कर ली आज। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टार्ट हो गई है, और इतना पहले एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ इतने में कुछ ज़्यादा कहना सुनना ना पड़े। तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करेंगे। एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया है, और आइंस्टीन के आगे जो हमने नोट लिखा है वो हम कई बार बोल चुके, पहले ही कई बार बोल चुके। नहीं, नोट में जो कुछ भी लिखा है वो हम कई बार बोल चुके। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी सन से आने वाली लाइट में है, और उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो किसी भी मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है। एल्कली से भी करा सकता है, नॉन एल्कली से भी करा सकता है। विजिबल लाइट की एनर्जी थोड़ी सी इससे कम है, तो विजिबल लाइट की एनर्जी कम होने की वजह से उसको एल्कली ही चाहिए, ज़्यादा अच्छा ही चाहिए, खराब मेटल से नहीं करा पाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम, ये सब हम बोल चुके हैं, ये सब लिखा हुआ है इसमें। जो इंफ्रारेड लाइट है उसकी जो एनर्जी, इसके फोटोनों की जो एनर्जी है वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होने की वजह से उनको अच्छे से अच्छा मेटल दे दो। एल्कली में तुम सीरियम ही उसको दे डालो, है ना, उपलब्ध करा दो, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। जबकि ये हमारे जो सन से लाइट आ रही है उसमें प्लेंटी में है, पर हमारे काम नहीं आते। और जो अल्ट्रावायलेट है और विजिबल है वो प्लेंटी में नहीं है, वो कम है, और उससे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए हमने जब शुरुआत की थी चैप्टर की तभी बता दिया था कि जो सरफेस होना चाहिए मेटल होना चाहिए, और मेटल में भी एल्कली मेटल हमारी पहली चॉइस है। और एक एल्कली मेटल में भी सीरियम में, एल्कली मेटल में भी अगर चॉइस बनाई है तो सीरियम के बाद पोटेशियम के बाद लिथियम के बाद हम सोडियम का चुनाव करेंगे, ये हमारा चॉइस ऑर्डर रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है, तो वर्क फंक्शन कम होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि वर्क फंक्शन कम होने से एनर्जी लॉस कम होगा। एनर्जी लॉस, अरे वर्क फंक्शन एक प्रकार का वो एनर्जी है जो फ्री इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने का काम करता है। तो हम लोग सीरियम को सबसे पहली चॉइस में रखना चाहते हैं क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम है। उससे ज़्यादा वर्क फंक्शन पोटेशियम का है तो वो हमारी सेकंड चॉइस है। उससे ज़्यादा वर्क फंक्शन लिथियम का है तो वो हमारी थर्ड चॉइस है। और सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन इन चारों में सोडियम का है तो वो हमारी आखिरी चॉइस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए हम ऐसा मेटल चॉइस करना चाहेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम से कम हो, जिससे कि गिरने वाले फोटोन की ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो फिर उसको हम लोग किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी
यूज में ले सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो अभी तक हमने नहीं बोली है, क्योंकि उसको हमने अभी अभी बताया है कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस रेंज में होगी। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो वो 0 या 0 से ज़्यादा हो सकती है, और एच न्यू माइनस डब्लू या उससे कम हो सकती है। इससे कम क्या होगी, खैर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, तो या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, और एच न्यू माइनस डब्लू होगी या उससे कम होगी। इससे कम नहीं होगी, और इससे ये आइंस्टीन ने बताया था, और इसी बात के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी हद से हद एच न्यू माइनस डब्लू हो सकती है। 0 या 0 से ज़्यादा और एच न्यू माइनस डब्लू हो सकती है, उससे कम रहेगी। तो हम लोग जो फाइंड किया करते हैं वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया करते हैं, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की कौन सी काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया करते हैं, उसकी लिमिट हम लोग फाइंड किया करते हैं। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी खत्म हो गई है। अब इसमें क्वेश्चन और फिर मिल्कन एक्सपेरिमेंट, मतलब मेनली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी था वो खत्म हो गया। मिल्कन एक्सपेरिमेंट आएंगे, फिर उसके एग्जाम्पल आएंगे, और उसके बाद शुरू हो जाएगी प्लांक क्वांटम थ्योरी, यानी कि फोटोन थ्योरी। और उसी के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे कितने फोटोन पर सेकेंड किसी सोर्स से निकल सकते हैं, फोटोन कितना रेडिएशन फोर्स बनाता है किसी सरफेस पर, और फोटोन कितना रेडिएशन प्रेशर बनाता है किसी सरफेस पर, और फोटोन की मिनिमम एनर्जी क्या होती है, और कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, और कॉम्पटन इफेक्ट क्या होगा, और न्यूक्लियस कब नॉकआउट हो जाएगा, न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कब निकल सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कब होगा, रामन इफेक्ट कब होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, है ना। ये सारी बातें हम लोग एकदम लास्ट में इकट्ठे सारे पॉइंट बनाए गए हैं बुकलेट में, वो सारे इकट्ठे किए गए हैं, उस सबको बताया जाएगा। एटेन्यूएशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है ये भी बताया जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट कब होगा ये बताया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा ये बताया जाएगा, रामन इफेक्ट क्या होता है ये बताया जाएगा, कोई न्यूक्लियस कब नॉकआउट हो सकता है, किसी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कब निकल सकते हैं, जब गामा फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। और ये जरूरी पॉइंट्स कलेक्टिवली फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको समझा दिए जाएंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल और हैं। उसके बाद आएगा फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जैसे जब दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप, बाहर निकल जाते हैं तो बंद हो जाता है, वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। वहाँ पर एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक आई इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये जान जाता है कि जो आज लाइट आ रही है सन से उसकी इंटेंसिटी कम है कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसे हम लोग सन की तरफ देखकर बता सकते हैं कि आज चमक कम है कि ज़्यादा है, आज क्या है, मतलब आज बदली है कि बहुत साफ मौसम है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी लाइट को जब एब्जॉर्व करता है तो बता देता है कि आज इंटेंसिटी ज़्यादा है कि आज इंटेंसिटी कम है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर वेव, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। तो पहले इतना तैयार कर लीजिए, फिर कल इससे ज़्यादा कराएंगे। तुम लोग को बुकलेट मिल गई? किसकी?